हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये बताओ क्या हाल है, केड़ू हाल है? परेशान, मेहरबान, जाने जहान, बहुत परेशान हो रहे हो लग रहा है। ऐसा देखकर आपको लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हो। रीजन रीजन मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम आ रही है, टेंशन लेनी है पर पढ़ाई करनी नहीं है। तो बच्चों टेंशन मत लो, टेंशन लेने में टाइम वेस्ट ही करोगे, इससे अच्छा पढ़ाई करो, ठीक है। तो कुछ बच्चों के जैसे कमेंट भी आ रहे थे, मैम बहुत टेंशन हो रही है, 80% चाहिए, प्लीज बता दो क्या करना है। बच्चा सिर्फ एक काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टेंशन लेने में वेस्ट करना है, या आपके फैमिली वाले आपको प्रेशर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबसे ज्यादा दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। अभी सफिशिएंट टाइम है, ये मत सोचो आपने पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे अभी भी टाइम है, अभी भी जग जाओ। अगर पूरे साल कुछ नहीं किया है, अभी भी पढ़ लोगे तो भी 50-60% जैसे आ सकते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी दिमाग की अच्छी है, मतलब ऐसे लास्ट मोमेंट पे आप कुछ अलग करके दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो अभी भी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। इवन आपके दिन जाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये जो बचे हुए 20 दिन है वो भी खत्म हो गए। इससे अच्छा है कि 20 दिन एकदम एफिशिएंट यूज करो। बीए में पढ़ा है ना, एफिशिएंटली यूज करना है। तो आपको अपने रिसोर्सेज, आपके पास कौन सा रिसोर्स है? बुक्स है आपके पास, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का यूट्यूब चैनल है आपके पास, रितु मैम के आइडियाज और है आपके पास, रितु मैम की स्ट्रेटेजीज है आपके पास, मिथुन सर के वन शॉट है आपके पास, और पवन सर का बहुत सारा अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का डेटा है आपके पास। तो इतना सब रिसोर्सेज है आपके पास। आपके पास गाला बुक है, गाला बुक के सॉल्यूशन आपको हमने श्रीधर पे दे रखे हैं। इतना सारा डेटा आपके पास है। उन रिसोर्सेज का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, काहे के लिए? ताकि आप अपने गोल अचीव कर सको। देखो इसके थ्रू मैं आपको एक टॉपिक भी सिखा रही हूं, सब याद आया ना? हाँ, कि प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो ये 20 दिन की एकदम एफिशिएंट प्लानिंग बनाओ, ताकि आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको और अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। जो गोल्स आपने डिसाइड किए कि मुझे 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, मुझे 95 चाहिए, वो अचीव हो सके, ठीक है। तो अभी से लग जाओ, प्लानिंग करो। प्लानिंग करने में भी मैंने आपकी हेल्प की है। आप जाओ मेरे चैनल पर, देखो वहां पे मैंने एक आपको 23 दिन का प्लानिंग बताया। अगर आप 23 दिन देखना भूल गए हो तो कोई बात नहीं, उस प्लानिंग को 20 दिन के अकॉर्डिंग सेट करो और फिर पढ़ने लग जाओ। इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स की आंसर शीट दिखा रही हूं, जो नॉर्मली होती है बोर्ड की आंसर शीट, वो वाली आंसर शीट दिखा रही हूं। उस आंसर शीट से आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसके कारण आपके मार्क्स 100 में से 95, 94, 96 पे अटक जाते हैं। 2-4 मार्क्स कहां गायब हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं वो आपको बता रही हूं। और अगर आप 40-50 यानी एवरेज स्टूडेंट हो, 50-60 वाले स्टूडेंट हो, 40 वाले तो बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए 40 वाला, आप तैयारी करो। अगर आप 50 वाले स्टूडेंट हो तो भी आप 70 तक पहुंच सकते हो। तो आप 60-70 यानी एवरेज स्टूडेंट्स हो तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है और टीचर्स के पास कौन सी शीट होती है। तो टीचर्स के पास जो शीट होती है वो शीट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या एग्जामिनर आपसे चाहता है लिखना, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके बाद
मतलब एक बार पहले मैं आपको पूरा जो आंसर शीट टीचर्स को मिलती है चेक करने के लिए वो दिखाऊंगी, और दूसरे में हम मेरे एक स्टूडेंट ने स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर सॉल्व किया है और वो चेक करने के लिए दिया है, तो मैं चाहती हूं कि वो पेपर मैं आपके सामने चेक करती हूं ताकि आपको भी पता चले कि एज अ टीचर अगर कोई एग्जामिनर चेक कर रहा होता तो वो कहां कहां गलतियां निकाल सकता है, यानी क्या कमी रह जाती है। वो टॉपर स्टूडेंट्स है तो आपको उससे बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो में बना रहना। ऐसा नहीं है ये आपके 25 मिनट वेस्ट करेगा, ये आपको 4 से 6 नंबर ज्यादा दिलाने में हेल्प करेगा वीडियो, ठीक है। तो प्रॉमिस करो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहोगे, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आखिर तक देखेंगे तो उसके बाद मुझे लिखेंगे कि मैम वी हैव सीन फुल वीडियो, और हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो आप ओसीएम का ब्लूप्रिंट मांग रहे हो वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा, मैंने रेडी करके रख लिया है, खाली आपको देना बाकी है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्रीन। ओके चलो, तो देखो ये है आपका सेक्शन ए, ठीक है। आंसर पे नहीं जाते कि आंसर सही है या नहीं है, अभी उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे कि आंसर क्वेश्चन क्या था, आंसर सही है या नहीं है। अभी ये वीडियो दिखाने का मेरा आपको रीजन ये है कि आप किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखो, जब भी आप सेक्शन लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, नए पेज से हर सेक्शन चालू होना चाहिए। ध्यान रखो, कौन से पेज से? हर सेक्शन नए पेज से। जहां पे भी आप सेक्शन लिखो उसको एक ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दो, ठीक है, जैसे इन्होंने डाला है। ये बोर्ड की आंसर की है जो टीचर्स को मिलती है चेकिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आपको आंसर 1, आंसर 2 ऐसे काय में मार्जिन के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, जैसे ये लिखे गए, ठीक है। फिर आप जो भी आंसर है आपका, मान लो जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर था सी, ये आंसर तो सही है क्योंकि ये तो बोर्ड की आंसर शीट है, तो आंसर सी है, और सी का जो भी ऑप्शन है वो भी आपको लिखना है। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है और ऑप्शन का जो आंसर है वो भी आपको लिखना है। खाली एक लिखकर मत छोड़ना, हार्डली इट टेक्स 1 सेकेंड मोर, पर दोनों में से कोई एक लिखकर मत छोड़ना, दोनों लिखना है। देखो सब जगह लिखे बी ये आंसर, और यहाँ जहां पे माइनस वाइनस का साइन हो वो भी लिखना। अगर आप यहाँ पे बी लिख रहे हो और यहाँ पे गलती से मैंने 1.07 ही लिख दिया तो वो आपका पूरा गलत माना जाता है, उसमें एक छोड़ आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देख लो, सब जगह आपको मार्जिन में क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से देने हैं, ठीक है। और फिर आपको ऑप्शन लिखना है, कौन सा ऑप्शन था और आंसर क्या है वो लिखना है, ओके। ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हुए। तो देखो यहाँ पे फिर ऐसा लिखा हुआ था, गिव 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन और ईच करेक्ट आंसर, ओके। चलो, ये बहुत पहले का आंसर शीट है इसलिए 10 ही क्वेश्चन है, हम उस पे नहीं जाते। हमारा मेन मकसद क्या है, इस वीडियो के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ टू राइट द आंसर। तो थ्योरी आपको पता नहीं चलती है स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स की, तो चलो मैं थ्योरी भी बताती हूँ, देखो ध्यान से। जरूरी नहीं है बुक की लैंग्वेज आपको ऐसे के ऐसे उठा के लिखनी है, आपको थोड़ा ढंग से प्रॉपर इंग्लिश में आंसर एक्सप्लेन करना है। फिर सेक्शन बी है, तो देखो नया पेज से चालू हुआ है, देखो नया पेज है, ठीक है। तो सेक्शन बी लिखा, रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया इस तरीके से सेक्शन बी, ज्यादा सजाने वजाने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 11, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली लिखो 11 पॉइंट, ठीक है। तो 11 आंसर नंबर 11। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आंसर है, इन फिक्स बेस मेथड अ फिक्स ईयर इज टेकन एज, इसे पूछा होगा फिक्स बेस मेथड में कौन से ईयर को बेस ईयर माना जाता है। तो इन फिक्स, आधा क्वेश्चन आधा आंसर तो क्वेश्चन में से उठाना है। तो इन फिक्स बेस मेथड अ फिक्स्ड ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर, वेयर एज इन चेन बेस मेथड एवरी करंट ईयर years preceding year is taken as a बेस ईयर। तो देखो समझ में आया, आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। उससे ये पूछा होगा क्वेश्चन में कि फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में क्या डिफरेंस है, बेस ईयर मेन डिफरेंस क्या है। तो फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर किसको लिया जाता है, फिक्स्ड ईयर को लिया जाता है, जबकि चेन बेस मेथड में जो करंट ईयर होता है उसके प्रीसीडिंग वाले को बेस ईयर लेकर जाता है। तो ये तो आपको आंसर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो प्रैक्टिकल पे जो क्वेश्चन आप करते हो उसके हिसाब से देखो ये आंसर लिखा गया है, तो आप भी ऐसे के वैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 तो देखो ऐसा 12 लिख रहे हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल x एंड y हैव सम मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन बाय कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पेयरमैन मेथड आर इक्वल। अब क्या इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 12 आंसर नंबर 12 और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल। बच्चों आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना, अदरवाइज वो आपको आधा मार्क्स देके छोड़ देंगे। क्या आपको आधा मार्क्स चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर आपका आंसर सही है तो आपको आधा मार्क्स नहीं चाहिए, पूरा मार्क्स चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको देखो क्वेश्चन में से लिखना है पहले व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल x एंड y हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स द कोरिलेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्ल पियर्सन मेथड और स्पेयरमैन मेथड आर इक्वल। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ओके चलो 13 देखते हैं। इन द रिग्रेशन लाइन, अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a इज नोन एज इंटरसेप्ट एंड b इज नोन एज स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब कई बच्चे क्या कर लिखते हैं, देखो मैं बताती हूँ वो कैसे आंसर लिखते हैं। चलो यहां पे लिख के बताती हूं मैं। ये 13 लिखा, ये आपका मार्जिन है, और जब वो आंसर लिखते हैं तो लिखते हैं a इज इक्वल टू इंटरसेप्ट और b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ जो भी आपका स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो आपको, और खाली ये लिख के छोड़ देते हैं बच्चों। तो अगर आपको टीचर इस क्वेश्चन में 1 नंबर दे देगा तो जिस बच्चे ने ये पूरा आंसर लिखा होगा उसको कितना देगा? तो उसके साथ गद्दारी हो गई ना। तो इसीलिए आप ऐसे ना करें, आपको ऐसे क्वेश्चन में से लिखना है और फिर आंसर लिखना है इन द रिग्रेशन लाइन। फिर देखो उन्होंने रिग्रेशन लाइन भी बताई है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a इज नोन as intercept and b is known as slope of regression line और also known as regression coefficient। समझे ध्यान से। अब क्या होता है, अगर जैसे मेरे जैसा कोई अच्छा टीचर हो, है ना, मानते हो ना मैं अच्छी टीचर हूं? यस और नो जल्दी से कमेंट में लिख दो। अच्छा तो देखो अगर मेरे जैसा कोई टीचर भी होगा ना तो वो इसको 1 नंबर दे देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानो मैंने पूरी कॉपी चेक करी और बच्चे के नंबर आ रहे हैं 99। जो बच्चे 95 से ऊपर प्लस में आ रहे होते हैं उन बच्चों की कॉपी फिर सुपरवाइजर के पास जाती है। पहले टीचर चेक करता है, फिर किसके पास जाती है? सुपरवाइजर के पास। सुपरवाइजर अपनी सुपीरियरिटी तो दिखाएगा ना थोड़ी, तो वो क्या करेगा? टीचर की चेक करी हुई नोटबुक में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने इसमें 1 नंबर दिया, वो क्या बोलेगा? आंसर इस तरीके से होना चाहिए था, आप इसमें 1 नंबर के दे रहे हो, आधा दे दो। तो यहाँ पे वो आधा नंबर काट देगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही वो गलत है, मैंने क्या बोला, जो बच्चा पूरा लिखेगा तो फिर उसके साथ क्या गद्दारी नहीं होगी, इसलिए। तो कई बार टीचर लीनियंट होके ठीक है फटाफट चेक करते हैं, 1 नंबर डाल देते हैं, ऐसे नहीं। तो फिर क्या होता है, जब आपके 95 अबव मार्क्स आ रहे होते हैं तो फिर वो जब आपके सुपरवाइजर के, या मॉडरेट होता है टीचर्स, 5 टीचर के ऊपर 1 व्यक्ति मॉडरेट होता है जो चेकिंग करता है। तो जब वो मॉडरेट या सुपरवाइजर बोल दो उसको, उसके पास जाती है तो वो ऐसी जगह पर गलतियां निकालता है और यहां पर फिर आपके मार्क्स डिडक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो 95 प्लस की, तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में बहुत ज्यादा रखना है। ओके, तो ऐसे आपको लिखना नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन में से लाइन लिखनी है फिर आंसर लिखना है। चलो, होप आप सब 95 अबव की तैयारी कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, अ डिटेल 14th आंसर, अ डिटेल स्टडी कंडक्टेड फॉर द टाइम सीरीज इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। अब कई बच्चे यही लिख के छोड़ के आ जाते हैं, तो ये लिख के नहीं छोड़ना है, आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यू पूछा होगा तो ये यू, यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इन्हीं छोटी छोटी बातों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 16 देखो, सपोज डिक्टोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैव 2 आउटकम, सक्सेस। अब आप सक्सेस तो लिखते हो पर ये नहीं लिखते हो। अरे सक्सेस को डिनोट कैसे करते हैं आपको पता है, पर फिर भी आप नहीं लिखते हो जल्दीबाजी के चक्कर में। बच्चों बोल रही हूं वापस, इन चीजों के
1/4 मार्क्स, 1.5 मार्क्स कट हो जाते हैं, तो लिखना है सक्सेस यानी एस एंड फेलियर यानी एफ। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये पूरा लिखना है वापस, पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर, पी और 1 के अंदर अंदर, ऑफ गेटिंग सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, देन सच ट्रायल आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। तो ये क्वेश्चन था, व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। समझ में आ गया ना आपको ये वाला तो पूरा। चलो आगे चलते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं किस पर, अब सेक्शन नंबर सी पर। देखो अब कई बार है ना 20th क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो आप ये खाली लिख के आ जाते हो, खाली ये मत लिखना, इसके साथ ये भी लिख देना, परसेंटेज चेंज वाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये ऐसा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। सेक्शन सी देखो, अब सेक्शन सी में देखो, ये अब कई बार कई बच्चे पूछते हैं मैम क्या स्टेप वाइज चेकिंग होती है? यस, चेकिंग स्टेप वाइज होती है। कैसे स्टेप वाइज, तो देखो वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन आंसर नंबर 21 है, ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा। अब बच्चे ये नहीं लिखते, सीधे ये लिख देते हैं, सीधे ये नहीं लिखना, फिर बोल रही हूँ उसमें आपके आधे नंबर कटेंगे। तो आपका ये कैसे आया वो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। फिर ये लिखा, फिर वेट लिखा, IW लिखा। अब आप W लिखते हो, वेट नहीं लिखते, ठीक है। तो वेट क्या है, या तो फिर यहां पे डिस्क्राइब करो कि हेयर IW, W इज इक्वल टू वेट और I इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर। या तो आप यहां पे लिखो, अगर आप टेबल में यहाँ पे सिर्फ I और यहाँ पे सिर्फ W लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखो आपने I और W किसको माना है, और अगर यहाँ पे लिख रहे हो पूरा तो हेयर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर पूरा लिख रहे हो तो हेयर लिखने की जरूरत नहीं है, पर दोनों ही जगह ना लिखो ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो करेक्ट टेबल के लिए 1 मार्क्स, यानी अगर आपकी ये टेबल करेक्ट होती है तो मेरे को यहाँ पे आपको 1 मार्क्स देना होगा, ठीक है। फिर आपने ये किया या नहीं किया, ये वाला किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने लिखा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, कई बच्चे यहाँ पे सिर्फ I इज इक्वल टू लिख देते हैं, नहीं बच्चा आपको पूरा लिखना है, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। फिर I की वैल्यू लिखनी है, W की वैल्यू लिखनी है, और फिर ये आंसर लिखना है। फिर इस आंसर का 1 मार्क्स, ठीक है। और सेक्शन सी कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा आपको इस टेबल के लिए और 1 मार्क्स यहाँ पे। अगर आप ऊपर टेबल में यहाँ पे खाली I, यहाँ पे खाली W ही लिखते हैं और नीचे भी डिस्क्राइब नहीं करते तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स की जगह आधा मार्क्स काट लिया जा सकता है, जा सकता है बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा काटा जाता है। चलो अब देखो 22 देखो, हेयर n इज इक्वल टू 20 COV। तो पहले आप गिवन लिखो, हेयर या फिर गिवन, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हो। गिवन यानी क्वेश्चन में जो गिवन है वैल्यूज पहले वो लिखनी है आपको, फिर 1 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे, ये अगर आपने लिखा है तो, ठीक है। और फिर 1 मार्क्स ये आपको आंसर के लिए मिलेंगे। समझ में आया? तो आपको स्टेप वाइज चलना है, डायरेक्ट ये लिख के डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, ये पूरा लिखना जरूरी है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, सब जगह देखो मार्क्स दे रखे, कैसे अलॉट करने। पहले ये लिखा, फिर ये BYX इधर उतारा, फिर BUV, ये CY क्या था आपका हाफ था, CX क्या था 1/6 था। तो ये चीज लिखोगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा इस लाइन का। फिर आगे आ जाओ, फिर ये आंसर का आपको अगेन 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, ये वाले स्टेप्स लिखने आपको जरूरी है। 24th आपका थ्योरी होगा, तो थ्योरी देखो, द ट्रेन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट if the internal for the moving average is not chosen correctly. फिर the estimate of a trend of some initial and the last year period cannot be obtained. फिर देखो अब ये आंसर नंबर यहाँ लिखा था 24 और उसके अंदर भी आप सब पॉइंट लिख रहे हो तो वो अंदर लिखना, देखो अंदर लिखे मार्जिन के अंदर। समझ में आ रहा है? तो पहले आंसर नंबर आपके मार्जिन में चल रहे हैं, कहां पे चल रहे हैं, मार्जिन में, और अगर आप सब पॉइंट लिख रहे हो तो वो मार्जिन के अंदर लिखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क्स फॉर 1 लिमिटेशन, किसी की चीज की लिमिटेशन पूछी थी तो 1 मार्क्स देना है आपको एक लिमिटेशन। यहाँ पे उन्होंने हमको 3 दिया, आप 2 भी लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल 2 मार्क्स, ठीक है। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो पहले हेयर यानी गिवन लिखना है, तो ये गिवन वाली चीजें लिखी मैंने,
ठीक है। फिर क्यू क्या होता है, वेरियांस अपॉन मीन, फिर वेरियांस लिखा, फिर मीन लिखा, फिर ये आंसर। तो इसका मिला आपको 0.5 मार्क्स, ठीक है। फिर देयरफॉर लगाया, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो ये आपने लिखा, ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे देयरफॉर P इज इक्वल टू ये, तो आपको ये अगेन आधा मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो नाउ अब ये लिखना है, नाउ NP इज इक्वल टू दिस, पुटिंग, ये भी लिखना है, ध्यान रखना, पुटिंग P इज इक्वल टू 0.3 इन NP। तो NP में P की वैल्यू रख दी मैंने, N ऐसे कैसे रख दिया, तो N का नंबर आ जाएगा, तो N इज इक्वल टू 30। ये पूरा लाइन लिखोगे, ऐसे लिखना है आंसर। ये मैं आपको क्यों करवा रही हूं कि आंसर कैसे लिखते हैं, ओके। तब आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया सेक्शन सी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं चलते, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और मुझे पता ही है कि आप नहीं देखोगे। देखो ये वाला देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 26, मीन डिवीजन 4.5 सिग्मा। तो मीन डिवीजन देखा 48, तो 4.5 सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 45, ये रूट में है 60। इतना करोगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वार्टल डिवीजन दे रखा था, ये था, तो क्वार्टल डिवीजन ऑफ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और ये रखा, तब Q3 की वैल्यू रख दी, Q1 निकालना है आपको, ये रख दिया। और ये पूरा स्टेप वाइज फॉलो करना है, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलो आगे चलते। देखो यहाँ पे सब जगह दे रखा होता है 1 मार्क्स हमको कब अलॉट करने हैं, और पहले आप जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिख लो। वी गेट ए इज इक्वल, देखो ये वाला क्वेश्चन जब आपको नहीं पता होता, कंपेयरिंग x प्लस, ये मॉडुलस फॉर्म है, इज लेस देन 0.5 विथ x माइनस ए। अब ये एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है और ये दे रखा है, ठीक है। तो ये लिखा वी गेट, अब a मिल गया आपको, a क्या है आपका -1, ये क्योंकि प्लस में है यहाँ पर, तो ये मेरे को चाहिए माइनस में, तो मैं माइनस ब्रैकेट में -1 लिखूंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये a क्या है मेरा -1, तो ये लिखना पड़ेगा, वी गेट a इज इक्वल टू -1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5। फिर नेबरहुड फॉर्म लिखो, फिर फॉर्म में वैल्यू लिखो, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा। फिर इंटरवल, पहले फॉर्म लिखो, फॉर्म में वैल्यू रखो, और वैल्यू को सॉल्व करके आंसर लिखो, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये 1 मार्क्स ये लिखने का नहीं है, ये 1 मार्क्स ये पूरे स्टेप फॉलो करने का है, ओके। चलो अब शी तो आपको समझ में आ गया है, तो अब चलते। देखो यहाँ पे भी देखो, ये मैंने 10 बार मेरे क्लास में तो बच्चों को बोला ही है, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे जो आपकी लिमिट दे रखी है, इस लिमिट को यहाँ देयरफॉर, रिवर्स में देयरफॉर लिखना, उल्टा x, और यहाँ पे 3 है, -3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आधा मार्क काट लेते हैं वरना बाद में, ओके। हाँ, कई बच्चे मुझसे ये वाला पूछते हैं कि मैम डिफरेंशिएशन, वो सीधे ये डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे? मैं भी कर सकती हूँ डायरेक्ट। देखो 3x की पावर 2 प्लस x की ये पावर में 1/2 है, तो हाफ आगे चला जाएगा, और -1/2, ऐसे करके सीधे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। आपको ये इतने स्टेप, फिर ये भी लिखना जरूरी है, ये वाला स्टेप आप 90% केसेस में भूल जाते हो बच्चों, भूलना नहीं है। तो एक एक का डिफरेंशिएशन करो, d/dx x3, फिर इसके आगे लिखो d/dx, फिर इसके आगे लिखो d/dx, 4 को आगे छोड़ देना, फिर इसके आगे लिखो d/dx, और इसके आगे लिखो d/dx। फिर डिफरेंशिएशन करो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और तीसरे स्टेप में ये सॉल्व है। तो इतने ही स्टेप आपके भी एग्जाम में होने चाहिए, ओके। यहाँ पे आ जाओ, ये भी डिफरेंशिएशन है, इसका सीधे डिफरेंशिएशन करने बैठोगे तो 4 3 12 x की पावर 2 प्लस 2 2 4 x प्लस 7, ये आंसर आ गया। तो ये लेकिन हमें करना नहीं है, ये रहा, हमें ये भी लिखना है। फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये लिखना है। नाउ वैल्यू पुट करनी है, तो आप बताओगे कि आपको इसके इक्वल टू में क्या लिखना है, पहले 52, पहले बताओ कि ये लिखना है इसके इक्वल टू में 52, फिर लिखो। आप ये स्टेप मिस करके सीधे यहां से यहां कूद जाते हो, नहीं, ठीक है। तो इसके 0.5, इसके 0.5, और ये पूरा फॉलो करोगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो सेक्शन डी आ गया, फिर नए पेज से स्टार्ट किया सेक्शन डी, ये क्वेश्चन नंबर लिखा। अब देखो मैं आपको क्या बोल रही थी, आपको जब भी कोई फॉर्मूला लिखो तो हेयर करके उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना कि आपने P0 किसको माना, P1 किसको माना, Q0 किसको माना, Q1 किसको माना।
तो देखो ये इन्होंने दिया है, ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। प्राइस ऑफ ईयर 2018, 2019, 2018 क्वांटिटी, तो ये लिख दिया। तो देखो ये अगर टेबल आपका सही होगा, करेक्ट टेबल लिखा है, करेक्ट टेबल के लिए 2 मार्क्स, तो टेबल करेक्ट होगा तो 2 मार्क्स। टोटल भी लिखना जरूरी है, यूनिट्स वाला क्वेश्चन हो या नहीं हो, अगर क्वेश्चन में यूनिट दे रखा है तो आपको यहाँ यूनिट लिखना भी, कॉलम बनाना जरूरी है। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2019, तो IN इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। फिर आपने ये सॉल्व किया, लास्ट ईयर पूछा है ना, हाँ लास्ट ईयर 1000 है ना, तो लास्ट ईयर पूछा है IL आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया IL, यहाँ पे लिखते हैं IL है ना। फिर बाय IL मेथड टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी यही होगा। मैंने आपको बताया था टोटल एक्सपेंडिचर जब बेस ईयर की क्वांटिटी पे हो तो लास्ट ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जब आपको ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, यानी जब इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हेयर करके पहले जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यूज रखो, ठीक है। एक एक स्टेप में एक एक पॉइंट ही सॉल्व करना। देखो कितने स्टेप में सॉल्व किया है इसको। कई बच्चे सीधे ये निकालते हैं, ये इतना निकालोगे तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर नाउ करेक्टेड 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये पहले ये फॉर्मूला लिखना है। इनकरेक्ट का स्क्वायर, ये देखो इनकरेक्ट का स्क्वायर और करेक्ट का स्क्वायर, तो इनकरेक्ट का स्क्वायर माइनस करना है और करेक्ट का स्क्वायर प्लस करना है। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। 132 ऐसे करा, इनकरेक्ट का माइनस कर दिया, करेक्ट का प्लस कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 127। नाउ वैल्यू ऑफ अ रैंक कोरिलेशन, तो आर निकालो, वापस रखो सब फॉर्मूले 1/6 स्क्वायर, तो अब ये वाला करेक्टेड आ जाएगा, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर करेक्ट कर लिया ना आपने, ठीक है। फिर ये आप सॉल्व करो, तब यहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो बी निकालने पर 1 मार्क्स है, फिर ए भी इतने स्टेपों में होना चाहिए तब 0.5 मार्क्स है। फिर ये लिखो ना पड़ेगा, देयरफॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये आप कभी नहीं लिखते हो स्टैटिस्टिक्स में। बच्चों ध्यान रखो, सेक्शन DEF में खासकर ध्यान रखना है। ये आप ईमानदारी से कमेंट में बताओ कि आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, तो ये आप कभी नहीं लिखते हो, ये लिखना जरूरी है। तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx और फिर वैल्यू रखो, तब आपको 0। फिर when, अब x क्या माना है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें वैल्यू रख दो x की जगह 20, तो ये आ गया, ठीक है। और ये मुक्तफास में लिखना जरूरी है। जो सेक्शन डी था ना हमारा, DE और F में ये मुक्तफास नोट डाल के लिखना जरूरी है कि आपका आंसर क्या है। द एस्टिमेटेड यील्ड ऑफ अ क्रॉप इन 19.2 इफ द रेन इज 20 सेंटीमीटर, 992.8 kg इफ द रेन इज 20 सेंटीमीटर, ओके। समझ में आ रहा है। देखो हमें और के भी ऑप्शन देते हैं वो लोग। फिर अगर और में आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो और लिखा, पहले जनरल ऑप्शन होते थे, पहले एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होते थे, इसलिए ये ऐसा है। अब तो जनरल ऑप्शन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर ये आपको ऐसे 1 मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसे स्टेप वाइज कैलकुलेट, और ये 1 मार्क्स, ठीक है, ओके। ये देखो इन्होंने सब जगह मुक्तफास लिखा है, तो मुक्तफास लिखना जरूरी है, ओके। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो एक और चीज ध्यान से देखो, जब आप बी निकाल रहे हो तो उसको ऐसे डाल दो, जब आप ए निकाल रहे हो तो आप ऐसे डाल दो, जब आप वाई कैप निकाल रहे हो तो ऐसे रेक्टेंगल में डाल दो, ताकि टीचर को ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। टीचर को जितनी मेहनत कम करवाओगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर खाली छोड़ के आ जाना है, ठीक है। मैंने मेरे बेटे को एक दिन बोला था, वो अभी 4th स्टैंडर्ड में था शायद, तब मैंने उसको बोला, बच्चा एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, साफ सुथरा काम करना। तो भाई साहब जी कुछ लिख के ही नहीं आए। फिर जब हम पेपर चेकिंग शोइंग टाइम पे गए, मैंने बोला आंसर क्यों नहीं लिखा, ये याद तो कराया था कितनी बार। तो बोलता है मम्मा आपने तो बोला था नीट एंड क्लीन लिखना, नीट एंड क्लीन छोड़ के आना, तो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन, देखो एकदम साफ सुथरा है, तो फिर उसमें मार्क्स भी एकदम साफ सुथरे मिलेंगे आपको, 0, ठीक है। तो ऐसे छोटे बच्चे की जैसे मत करना, दूर दूर लिखो। देखो ये एक लाइन में एक ही लिख रहा है, दूर दूर लिखो ताकि टीचर को देखने में आसानी हो। और जो आंसर है, जो मेन चीज है, जैसे कि रिग्रेशन लाइन में बी निकालना होता है, फिर ए, फिर वाई कैप, उसको काय में डाल दो, एक रेक्टेंगल में डाल दो, ताकि साफ दिख जाए कि आपने आंसर निकाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
तो ये देखो यहाँ पे पहले ये कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इनमें ये लिखना जरूरी होता है? यस बच्चा, जरूरी होता है। देयर आर 10 bulbs of which 3 are excuse me, 3 are defective and 7 bulbs are non-defective. The total probable possible outcome of selected 2 bulbs out of 10 bulbs. तब ये n 10 C2 10 में से आपने कितने सेलेक्ट किए? 2। तो ये आपको लिखना जरूरी है। ओके, फिर इसका आपको 0.5 मार्क्स। सिर्फ ये लिखने का 0.5 मार्क्स नहीं है, ये पूरा लिखने का 0.5 मार्क्स। फिर ए देखो मैंने किसको माना, ए डैश किसको माना। फिर therefore the total number of favorable outcome of event A dash is equal to M3C2, फिर A dash is equal to M upon N, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर now prob of A is equal to 1 minus A dash, तो 1 उसमें से A dash माइनस कर दिया तो ये आ गया prob of A। फिर लिखना है required probability is this। ओके, तो ये सब लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ये probability का क्वेश्चन देख लो अच्छे से, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी में मेन दिक्कत आती है कि क्या ये सब लिखना जरूरी होता है। तो यस, ले लो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। चलो आगे, पूरे बुक का तो नहीं ले पाओगे, इसका ले लो। प्रोबेबिलिटी में खासकर बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या ये सब लाइनें लिखना जरूरी होता है? यस, जरूरी होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये चलो, इतना परेशान करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पूछा था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना, ये इसी कंडीशन भी डालना, और ये यू है, ये भी लिखना मत भूलना। ये लिखना भूल जाते हो आप, तो ये लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, फिर यूनियन ऑफ इवेंट बोला था, ये लिखा, देखो यहाँ पे यू लिखा है, टेबल भी बना, ये बॉक्स भी बनाया और ये भी लिखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब आप बोलोगे मैम ये बार बार लिखना पड़ेगा? अरे बार बार नंबर भी तो मिल रहे हैं गधो उसके, अगर नंबर मिल रहे हैं तो ये भी लिखना जरूरी है। गधों जैसी बातें मत किया करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 100 C1 is equal to 100, therefore n is equal to 100, तो 0.5 marks। A even that is selected number is multiple of 3, तो is a favorable outcome। तो आपने favorable किसको माना है ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका m आएगा। आप क्या करते हो, इसके बाद सीधे ये लिख देते हो, तो ऐसा लिखना नहीं। ओके, फिर बी किसको माना, इवन दैट सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, फेवरेबल आउटकम m इज इक्वल टू 20 C1, तो C आया। फिर प्रोबेबली m अपॉन n, ये m है। okay? फिर इंटरसेक्शन, इवन दैट आर सेलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, तो इंटरसेक्शन भी बताया, देखो कि इंटरसेक्शन क्या है। ओके, फिर द probability of an event that selected number is a multiple of 3 or 5, तो उसको यूनियन निकालना है। therefore पूरा नहीं आया, therefore A union B is equal to this, और फिर ये सब। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये लिखना सब बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी देखो स्टेप वाइज कैलकुलेशन की, फिर टेबुलर फॉर्म, फिर आपने ऐसे टेबल बनाया इज इक्वल टू 1, फिर मीन निकाला ऐसे आपने। आप मीन भी क्या करते हो, फॉर्मूले में निकालते हो, फॉर्मूले में नहीं, टेबल बना के निकालो ऐसे। ओके, तो टीचर को चेक करने में क्या होगा, इजी रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये मीन और ये। ओके, चलो अब आपको ये वाले तो समझ में आ गए, अब आगे चलते हैं। देखो ये रहा मुक फास्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉय इज दिस, ये लिखना जरूरी है। अब आ जाओ सेक्शन ई पर, तो ई देखो, there are 5 letter in the word ध्यान, the 5 letter can be arranged in dictionary order पे अरेंज करना होगा, तो 5p5, तो 5 फैक्टोरियल, टोटल इतने अरेंज हो सकते हैं, तो ये n हुआ, तो इसका मिलेगा 0. द फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए आर एज फॉलोज, तो फर्स्ट लेटर पे मुझे डी चाहिए था, तो फर्स्ट की जगह तो फिक्स हो गई, तो ये बनाना भी जरूरी है। देखो ये बनाना भी जरूरी है, आप ये नहीं बनाते हो, आप डायरेक्ट ये लिख देते हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, देखते जाओ, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल का 1 और 4 फैक्टोरियल को 24, फिर 24 आंसर। फिर therefore prob of A is equal to m upon n, तो 24 divided by 120, तो required probability is 1/5। इस तरीके से आपको करना है। ओके, चलो ये वाला भी बता देती हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले क्वेश्चन लिख दो, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन दिस, फिर इसको समझाओ। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर इसको समझाना,
और देखो यहाँ पे 40 का फर्स्ट था, तो देखो यहाँ पे 40 लिखा मैंने, 40 में क्या दे रखा है वो यहीं लिख दिया मैंने। अब 40 का फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट में लिखोगे, अगर ये चीजें को यहां लिखोगे तो फिर सेकंड में वापस लिखना पड़ेगा। तो 40 लिखो, फिर क्या गिवन है वो लिखो, फिर फर्स्ट समझाओ। अब देखो ये 41 से 62 के बीच में, तो ये 41 को समझाया ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पे देखो खाली वैल्यू लिखी है इसकी और इसको लाके जेड लिया है। फिर क्या आया वो, फिर पिक्चर एक डायग्राम से बना रहे हो तो एक से समझाओ, 3 से करते हो तो 3 से, मैं तो कहूंगी 3 से करा करो, लेकिन तीनों को यही बना देना, 1 2 3 मार्जिन के अंदर, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे ये समझाना है, प्रॉब ऑफ -2 is to z-1। एक मिनट रुको खाली। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉब ऑफ ये -2, फिर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको समझाना है। फिर ये बता देना है आपको, फिर ये कर देना है, और ये लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगे तो आपको, फिर मैं बोल रही हूँ ये क्या है, ये वो नोटबुक है जो आपको जो जिसको देखकर टीचर चेक करते हैं। तो आपको इसलिए मैं तो क्लास में हमेशा बताती हूँ, आपको आपके टीचर ने बताया या नहीं बताया ये मुझे नहीं पता, पर फिर मत बोलना हमको नहीं बताया था किसी ने, मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि ये लिखना जरूरी है, सिमेट्री। ठीक है, तो ये आ गया, तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1.5 मार्क्स मिलेगा। खाली इसका नहीं है, ये इस पूरे का है। ओके, फिर देखो हैज द नंबर ऑफ अ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 to 52। तो ये कर दो, क्या ये मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करते हो, इसी के नीचे सीधे लिख देते हो, इसको डायरेक्ट इसी को इंटू कर देते हो। कई बच्चे इसी को इंटू कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो वो अलग से लिखना है, हैज द नंबर ऑफ अ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 to 62, ये लिखा, फिर आंसर लिखा, और इसके आगे ये यूनिट्स भी लिखने हैं कि ये पर्सन थे तो ये पर्सन। पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते, इसलिए 25 हटा दिया। 0.5 होता तो 410 कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब तो आपको समझ में आई होगी ना बहुत सारी चीजें। ज्यादातर ये वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हम 3 डायग्राम से करते हैं, आपको जैसा आता है वैसे आप करना। ये लिखना भूलना मत, फ्रॉम द टेबल ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, और जहां पे आप टेबल से वैल्यू लिख रहे हो तो वहां पे ये लिख देना फ्रॉम द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। टेबल आपको एग्जाम में मिलती है, टेबल आप ले जा भी नहीं सकते, आपको एग्जाम में मिलेगी टेबल, ठीक है। फिर ये इंटू किया 500 से, ये आ गया 11। पहले आंसर लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया 11%, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम सीधे कौन से पे, देखो यहाँ पे भी देखो कितना सारा थ्योरी लिखा है। यहाँ पे देखो, नाउ सिंस x बार एंड y बार आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मी यू, द परपेंडिकुलर लाइन एट z is equal to 0 डिवाइडेड द टोटल एरिया अंडर curve between z to z1 and z to z2 into 2 equal parts। तो so z1 और माइनस z1 और प्लस z2 एक ही बात होती है। ऑल्सो यहां से यहां तक चले 0.3, यहां से यहां तक चले तो 0.3। बाय यूजिंग द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो फिर आप उसका निकालोगे एरिया और फिर वो उसका z स्कोर, तो ये टेबल आप बनाते हो। तो नियरेस्ट वैल्यू बिटवीन 0.3 और नियरेस्ट वैल्यू आफ्टर, ये बिफोर है, ये बिफोर 0.3 और ये आफ्टर, और फिर एवरेज। फिर तीनों में से जो आपका आंसर सबसे ज्यादा क्लोज होगा ये वाला होगा, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। तो वो ऐसे लिखना है, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3 इज 0.995 एंड द रिस्पेक्टिव z स्कोर इज 0.84। तो z1 क्या मान लिया -0 और z2 प्लस का 0.84। ओके, फिर आपने देयरफॉर ये वैल्यू रख दी, एक बार x में और एक बार x2 में, ठीक। इस तरीके से फिर आपको बुकवास लिखना है, 10 द रेंज ऑफ अ मंथली इनकम फॉर मिडिल 60% एम्प्लॉय विल बी 11 642 18 360
इतना करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं डायरेक्ट चलती हूँ सेक्शन एफ। देखो लिमिट का क्वेश्चन भी आपको उसमें सॉल्व करना है स्टेप्स में, ठीक है, एक एक स्टेप। देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है, पहले यहां से यहां ए प्लस में किया, फिर प्लस से हाथ से निकाला है। एक मिनट को बचाओ। Function is minimum at x is equal to this, at x minus 0.3। ये पूरा लिखना जरूरी है। देखो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x दिस, ठीक है। चलो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं मैम, लेकिन मैं आपको सेक्शन एफ दिखा देती हूँ। कहाँ चला गया आपका? ये सेक्शन एफ। देखो अब यहाँ पे आपको फिर एक नए पेज पे लिखना है सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो देखो यहाँ पे भी फिर क्या माना आपने, P0 P1 Q0 Q1 किसको माना है यहाँ पे लिखना जरूरी है। फिर टेबल बनाया। अब देखो करेक्ट टेबल के लिए 2 मार्क्स, फिर लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पे देखो IL लिख के नहीं छोड़ दिया, पूरा लिखा है लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हेयर आपने किस, ये सब तो आप ऊपर दिखा चुके हो इसलिए नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो फॉर्मूला IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, तो फिर लिख देना हेयर, फिर लिख देना IL इज इक्वल टू लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, ऐसे लिखना, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। फिर P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइसेस, Q0 इज इक्वल टू बेस ईयर क्वांटिटी, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इसने तो यहाँ पे पूरा लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर लिख दिया, इसने नहीं लिखा, और ये इसको इसने यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर ही डिस्क्राइब कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा। आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, नीचे ऊपर करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बताना जरूरी। फिर ये लिखा, देखो ये लिखा, फिर ये लिखा, ओके। फिर ये फिशर इंडेक्स नंबर, तो ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी, आंसर रखा। अब देखो x किसको माना है? हाइट्स ऑफ फादर। y किसको माना है? हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर। ये भी लिखा है, देखो x क्या है और y क्या है। आप नहीं लिखते ये लेट x और y, ये नहीं लिखते हो ना आप लोग, तो ध्यान रखना आपकी बात से, ठीक है। और ऐसा करके देखो एक बार आपको कितने मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ये करेक्ट टेबल के लिए 2 मार्क्स, फिर x बार निकाला, y बार निकाला आपने, फिर r निकाला आपने, फिर ये सॉल्व किया, दिस इज योर आंसर, ओके। फिर लिख देना 10 द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज फादर्स हाइट एंड सन्स हाइट इज 0.81। फिर लेट ये समझाया x y, फिर ये लिखा, फिर टेबल के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, फिर ये वैल्यू रखी। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, फिर ये रख दिया, फिर a निकाला, रिग्रेशन लाइन पुट करी, फिर y पुटिंग, देखो ये भी लिखना जरूरी है, पुटिंग। सो द रिग्रेशन लाइन ऑन y x एक्सिस इज दिस, पुटिंग x इज इक्वल टू 75, ये लिखना जरूरी है। फिर ये मूव फास्ट, सो इफ द पर्सन हैज मंथली इनकम ऑफ ₹75,000, his approximate monthly expenditure is 60.77, that is ₹6077। तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो छोटा कर, ठीक है, ये 0.5। और यहाँ पे आ जाओ तो कैलकुलेशन ऑफ फिटिंग ट्रेन, तो ये आपके बर्थ रेट दे रखी है, टी डाला, टी स्क्वायर निकाला और टी वाई का, ठीक है। फिर आप फॉर्मूले में रख दो सब कुछ, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना मत भूलना। बी निकाला, ए निकाला, फिर वाई कैप निकाला। ये देखो स्टेप वाइज मार्क्स होता है, ए के इतने मार्क्स, फिर बी के इतने मार्क्स, ये लिखना मत भूलना। इक्वेशन फॉर अ ट्रेन estimated for 2020, फिर thus the estimated birth rate for the year 2020 is 19.04, और ये और में क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयरली मूविंग एवरेज था ये, तो ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज आपने इसको डिवाइड करके ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखानी जरूरी है, ओके। टोटल 15,
ईच 3 करेक्ट 1 मार्क्स। ठीक है, तो 15 जो करेक्ट नहीं है यहाँ पे टिक लगाने होते हैं टीचर को, तो हर 3 के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर वो 3 टिक लगाएगी तो यहाँ पे टिक गिन लेते हैं, ठीक, उस हिसाब से मार्क्स मिलता है। 15 टिक होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टिक्स है, तो 15 मान लिया उन्होंने, तो 15 तो हर 3 के लिए 1 मार्क्स। एक ये रहा, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, टोटल 15 टिक हो गए। देखो ये वाला आप ध्यान नहीं देते हैं, ये वाला भी देखो टिक है। ठीक है, तो ये टोटल 14 ये, और यहाँ पे आप ये नहीं लिखते 5 ईयरली मूविंग एवरेज, कई बार हम भूल जाते हैं, हम खाली यहाँ लिख देते हैं ये टोटल है, ये मूविंग एवरेज। तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, मैं आपको मेन चीजें बता रही थी। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ही खत्म होता है पेपर। मैंने आपको एक बोर्ड की नोटबुक दिखाई है इसमें कि आंसर की कैसे होती है और आपको क्या क्या चीजों का पेपर करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो बोलना। हालांकि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको एक बच्चे की कॉपी और दिखाऊंगी, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए या तो आप मैं दिखाई देती हूँ 10 मिनट और खाली मेरे को दोगे, लेकिन आप प्रॉमिस करो। ठीक है, तो हम 10 मिनट में उस बच्चे की नोटबुक चेक करते हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है। 10 इतना देखा है तो 10 मिनट और। चलो, तो देखो ये एक बच्चे की नोटबुक थी जिसमें उस मतलब 80% 85 90% मार्क्स कवर अप कर सकती है वो स्टूडेंट। तो देखो जो अब इसकी मैं आपको कॉपी चेक करके बता रही हूँ एक शॉर्ट में फटाफट। तो देखो जो मैंने बोला आपको ये लिखना जरूरी है। अभी आंसर सही है या नहीं है हम इस पे नहीं जाएंगे, हम खाली देखेंगे उसने कैसे लिखा है। तो देखो पहले आपको ऑप्शन लिखने हैं और फिर आंसर लिखना है, तो जैसे मैंने उसको समझाया था, जैसे आपको समझाया वैसे उनको भी समझाया था। फिर देखो नए पेज पे आपको क्या लिखना है, सेक्शन लिखना है, ये मैंने आपको बोला हर सेक्शन नए पेज से करना है। फिर आंसर लिखना है आपको। देखो उन्होंने पहले क्वेश्चन में से लिमिटेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हेडिंग डाली, फिर लिखा है द मेन लिमिटेशन इज दिस। इस तरीके से उसने आंसर लिखे क्वेश्चन में से, सिर्फ नो लिख के नहीं छोड़ा, देखो पूरा आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देखो t इज इक्वल टू 8, फिर रिग्रेशन लाइन लिखी है, फिर वैल्यू लिखी, फिर आंसर खाली नहीं लिखना, तो आपको ऐसे स्टेप्स में आंसर लिखना है। ये भी सही है, फिर ये सही है, इस तरीके से आपको करना है। अब मैंने आपको ये बताया अभी कि जो भी आपका आंसर होता है उसको आप एक रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दो ताकि टीचर को देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये उन्होंने डाल दी है, देख लो। ठीक है, मीन डिवीजन का फॉर्मूला लिखा और फिर आंसर्स को रेक्टेंगल बॉक्स में डाला है। ठीक, ये सब उसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, देखो नए पेज से आ गया सेक्शन सी। फिर ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर यहां नहीं लिख के आप मार्जिन में लिखो, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये आ गया। फिर वापस क्वेश्चन नंबर यहां नहीं लिख के हम कहा लिखेंगे, मार्जिन में लिखेंगे 32। तो ये भी सही है, ये सही है। ओके, अभी हम ये नहीं जा रहे कि उसने क्या लिखा है। देखो आंसर्स रेक्टेंगल में डाले, ये सही है। सीरीज के नाम पूछे थे, ये सही है। तो आपको ध्यान रखना है ये आंसर को यहाँ पे लिखना है। मैं आपके सामने इसीलिए चेक कर रही हूँ ताकि इसमें क्या गड़बड़ है वो देख सके। अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने क्या माना, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो m इज इक्वल टू 2। तो m किसको माना, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, और n क्या है, टोटल 4 है, तो ये वैल्यूज लिखी है। ठीक है, ये पूरा करेक्ट है। फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पूछा है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछोगे तो वो लिखना मत लिखना कि क्वेश्चन में से कि क्या पूछा है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, प्रॉपर्टीज पूछे, शायद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछोगे, तो पूरा लिखा करो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर आप एक एक समझाओ ऐसे। और ये वाले जो नंबर्स हैं ये आप कहाँ लिखोगे, मार्जिन के इस साइड में, राइट साइड में, मार्जिन के राइट साइड में, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, और ये मार्जिन के अंदर जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, ये कंपेयर विद दिस, तो ये एन है क्या, ये कैसे पता चलेगा टीचर को एन क्या है, तो लिखना पड़ेगा नेबरहुड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मॉडुलस फॉर्म ऐसा होता है, ये तो सही लिखा है। फिर इसमें इंटरवल फॉर्म ऐसा होता है, फिर ये होता है, ये सही है। ठीक है, चलो ये वाला भी सही है। इसका आ जाते हैं 39 पे, डिवाइड एक्स, ये वाला भी सही है। डिक्रीजिंग पूरा लिखना है, डिक्रीजिंग खाली नहीं। दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू
2 ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो इन सबके अगर आपके मार्क्स आते हैं 95 से अबव तो बाद में फिर इन चीजों के आधे आधे नंबर टीचर काट लेते हैं। तो इसीलिए आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो मोर देन 90 की तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है, वेरी गुड। यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख देना फॉर्मूला, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, और फिर ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है जैसे इसमें दिखाया। ओके, तो ये सेक्शन डी तक कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, कॉपी नंबर 2। आई देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा आई क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये बताना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू क्या है, इंडेक्स नंबर, डब्ल्यू क्या है, वेट्स, ये पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये सही है, ये सही है, आंसर को ऐसे डाल दो। हेयर जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, तो उसमें और इसमें क्या अलग होता है, ये भी नोटबुक जो है वो 90 अबव वाले स्टूडेंट की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये सही है, ये उसने गिवन, तो यहाँ पे लिख दो हेयर या फिर क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, तो ये पता चले कि ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। ओके, फिर फॉर्मूला लिखा, ओके ये सही है, फिर ये सही है, फिर ये आंसर को ऐसे डाल दिया, ये सही है। फिर यहाँ पे भी वापस लिखो आप गिवन, क्वेश्चन को मार्जिन में लिखना, फिर बी का फॉर्मूला लिखा, ये ठीक है, फिर ए का डाला, एक्स का डाला, और ये मुक्तफास मैंने मेरे बच्चों को बता ही रखा है कि मुक्तफास लिखना जरूरी है, तो आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या होता है तो देखो वो भी उसने यहाँ पे बता दिया है, और बस यहाँ पे गिवन नहीं लिखा है तो आपको वो लिखना ध्यान रखना। चलो थियरी तो उसने इसमें लिखा है, देखो उसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये ऐसे लिखना वहां पे भी, भले सेक्शन बी का हो। ठीक है, चलो अब इसमें देखो प्रॉब ऑफ बी क्या है, प्रॉब ऑफ ए क्या है था, ए डैश क्या होगा, ये बताना है। बी किसको माना है आपने, ए किसको माना है, ए डैश किसको माना है, इवेंट, तो इवेंट को आपने क्या माना है ये लिखना जरूरी है, तो ये बताना मत भूलना बच्चों। और ए ऑब्लिक बी क्या होता है, मतलब ए क्या है बी क्या है ये तो पता चले मुझे, तभी तो ए ऑब्लिक बी, इन्हीं चीजों के मार्क्स कटते हैं। आंसर भले सही होगा पर यहाँ पे वो आधे आधे नंबर आपके काट लेंगे। ठीक है, ये सही है। एम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, एन अभी बताया था ना, वैसे ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी वाला ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये वाला सही है, ये सही है। अब P क्या होता है, यहाँ पे Q क्या है, Q क्या है आपका, NP क्या है, NPQ क्या है, तो P ये तो बता दिया, चलो वेरिएंस अपन, तो Q क्या है आपका, फेलियर है, P क्या है आपका, सक्सेस है, वो बताना जरूरी है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, ये सही है, ये टेबल में सही है, सही है। एफ सही है, DU DX लिखा है इसने, DY DU लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, फिर पुटिंग, देखो ये लिखा है बच्चे ने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U, आपको भी ये लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो ये गिवन हो गया, और ये अब इसका नेक्स्ट उसने आगे किया होगा। ये देखो मैं 3 डायग्राम से सिखाती हूँ, इसलिए मेरे स्टूडेंट 3 डायग्राम से करते हैं। फिर इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, फिर सॉल्व किया 2 लाइन के बाद, फिर तीसरे में आंसर, फिर देखो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, और फिर ये मुक्तफास लिखा है जिसको आप नोट डाल के लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है एग्जाम में। आगे चलते हैं, ये सही है सब, ये सही है सब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले इस बच्चे ने अच्छे से किए हैं, आपको भी ऐसे ही स्टेप वाइज करने हैं। देखो फिर ये टेबल बनाई, फ्रॉम टेबल, एरिया, जेड स्कोर, नियरेस्ट बिफोर, नियरेस्ट आफ्टर, ये पूरा ऐसे कैसे अच्छे से लिखना है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करवाया था। Z1 माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर वैल्यू रखी, फिर ये वैल्यू आई। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, बाय द टेबल लिख के। ओके, चलो सेक्शन एफ पे आ जाओ, तो देखो ये रहा सेक्शन एफ। फिर देखो इसने नहीं बताया P1 क्या है, P0 क्या है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के बाद हेयर P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P0 क्या होता है, Q0 क्या होता है, वो बताना है तीनों को। या तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे ही बता दो, या फिर आप यहाँ पे फॉर्मूले के बाद बता दो, बताना जरूरी है। और आंसर को ब्रैकेट्स में डाल देना जैसे इसने डाला है। IL क्या है वो भी बताना जरूरी है, IL IF जो जो आप यूज कर रहे हो। फिर जब ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो IP बता दो खाली। ठीक है, इसलिए मैंने बोला पहले यहाँ पे लिख दो जो जो आपके काम आएंगे, P1 P0 Q1 और Q0, ये पहले यहाँ लिख दो। फिर आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा डायरेक्ट नाम ही लिख देना है, लास्ट पेयर यहाँ पे पाशे इज इंडेक्स नंबर, यहाँ पे फिशर, ये पूरा यहाँ पे नाम भी लिख देना है, ये चीजें छोड़ना मत। और मुक्तफास यहाँ पे नहीं लिखा उसने, आपको लिखना
जरूरी है, हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, ठीक है। ये चीजें होती है जो आपके एक एक दो दो नंबर, जैसे मैं ये चेक करूंगी तो मैं अब इसमें 4 ही नंबर दूंगी 5 में से, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें जो होती है जो छोटे छोटे आपके मार्क्स काटती है। देखो अब मेरे को क्या पता एन क्या है, एक्स वाई क्या है, आर क्या है, मेरे को कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पे समझाना है हेयर, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4.5 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुंह पास लिखा है, आधा नंबर कट हो गया। यहाँ पे भी डी क्या है आपका, सी एफ क्या है, ये आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको 4.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है बच्चों। बस मैं आपको खाली यही बता रही थी, अगर इस तरीके से पेपर करोगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 वाले बहुत कम होते हैं, 95, 96, 98 वाले बहुत होते हैं, तो वो आधे आधे मार्क्स यहाँ पे खो देते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप अगर 100 में से 100 की तैयारी कर रहे हो तो वो लिखना मत भूलना, ठीक है। ये तो बाकी तो आंसर तो सही है उस पे। ओके चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे भी हेयर लिखना मत भूलना, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो कि कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।